हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8 मैथ बाय प्रदीप। चैप्टर शुरू करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। और फ्रेंड, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होती है। और एक तीसरा वर्ड इसके अंदर यूज होता है बेस। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये हमको सबसे पहले इसके अंदर समझना होगा। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए अगर कोई नंबर मुझे इस रूप में लिखा हुआ कहीं दिखे 5⁻³ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये हमें ये बताता है कि ये जो नंबर है इसको कितनी बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड देखिए, इसी के अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, इसको हम बोलते हैं बेस। तो यानी कि बेस कौन हो गया? बेस वो नंबर हो गया जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद कितनी बार मल्टीप्लाई होना है ये बताता है हमें ये जो इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये। और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इसकी पावर। और एक्सपोनेंट होता है ये नंबर जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर हम इनको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपोनेंट जो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे द नंबर विच शोज द पावर ऑफ अ नंबर। कोई एक नंबर है, उसकी पावर क्या है, क्या उसकी कोई पावर है, वो ये दिखाता है एक्सपोनेंट। अब पावर क्या है? पावर वो है नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर is multiplied by itself। कोई एक नंबर अपने आप से ही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो होती है उसकी पावर। उसके बाद बेस क्या होता है? वो नंबर होता है। द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड, कि वो नंबर जिसको खुद मल्टीप्लाई होना है उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 5⁻³ का। तो 5⁻³ को अगर हम सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि 5 × 5 × 5। तो देखिए, 5 × 5 25, 25 × 5 इज इक्वल टू 125। तो अगर कोई मुझे ये बोले कि 5 का पावर 3 है उसको सोल्व करिए तो वो इस तरह से सोल्व होगा। तो अब देखिए, जब हम किसी नंबर को पावर के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या हम उसको बोल देते हैं पावर नोटेशन। जैसे कि अभी अगर कोई मुझे ये बोले कि 125 को आप पावर नोटेशन में लिखिए तो उसका तरीका ये होगा कि मुझे सबसे पहले इसके फैक्टर्स करने होंगे, है ना? क्योंकि ये जो 125 है ये किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने के बाद आया हुआ है। अब मुझे वो नंबर पता करने हैं कि वो नंबर कौन कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहले ये अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से है, ना ही ये और किसी नंबर से है। ये सीधा अभी 5 से डिविजिबल है। तो 5 से करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर अगेन 5 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए, फैक्टर्स हमारे क्या आ गए? 5 × 5 × 5। तो देखिए, ये 5 जो है वो बेस नंबर है जो मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स। तो इसमें बेस तो है हमारा 5, और क्योंकि 3 बार अपने आप से गुना हुआ है इसलिए इसकी पावर मानी जाएगी 3। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ 625 होता तो जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करता तो यहाँ पर फिर से 5 से होता ये। तो देखिए ये क्या होता, 4 यहाँ पर
5 आ जाते। तो 4 5 आ जाने का मतलब ये है कि 5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब हम इसको अगर पावर नोटेशन के रूप में लिखेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा बेस है 5 और उसकी पावर है 4। देखिए फ्रेंड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह दें या पावर नोटेशन कह दें एक ही बात है। मतलब यही है कि किसी बेस की पावर कितनी है या किसी नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाना है। तो ये तो होता है फ्रेंड बेसिक आइडिया कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए, अगर किसी नंबर की पावर 2 है तो हम बोल देते हैं कि नंबर का स्क्वायर, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 की पावर 2 है तो मैं इसे बोल सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अगर इसी 5 की पावर अगर 3 हो जाए तो मैं इसे बोल देता हूँ 5 की पावर 3 या 5 क्यूब, इस तरह से। तो ये स्क्वायर और क्यूब जो है ये तो ठीक है, एक फिक्स नेम हमको दे रखा है कि अगर किसी भी नंबर की जो पावर है वो 2 हो तो हम उसको बोल देते हैं उसका स्क्वायर। अगर किसी नंबर की पावर 3 हो तो हम लोग उसको बोल देते हैं क्या, उसको बोल देते हैं क्यूब। लाइक फॉर एग्जांपल 5 की पावर अगर 3 है तो इसको हम 5 का क्यूब भी बोल सकते हैं या 5 क्यूब भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी डीप ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हम किसी नंबर को पावर नोटेशन के रूप में लिखते हैं, मान लीजिए 5 ही अगर हम ले लें तो इसकी पावर क्या क्या हो सकती है। देखिए, पावर भी खुद एक नंबर है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, अगर मैं नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करूँ तो इंटीजर तो 0 भी होता है, इंटीजर 1 भी होता है, इंटीजर 2 भी होता है, इंटीजर 3 भी होता है एंड सो ऑन। और उसी तरह से इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। अब मान लीजिए इन एक एक करके मैं 5 की पावर अगर 0 ले लूँ तो फ्रेंड एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर ये रूल है कि अगर कोई बेस है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। बस, इसका और कोई मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। चाहे यहाँ नंबर कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 900 हो, कुछ हो, अगर उसकी पावर 0 हो गई है तो समझ लीजिए इस सारे नंबर की जो वैल्यू है वो 1 हो गई है। ओके, उसके बाद हम आते हैं 5 की पावर अगर 1 हो तो 5 की पावर 1 होने का मतलब ये है कि ये जो बेस है यानी कि 5, इसको मल्टीप्लाई होना है एक ही टाइम। एक ही टाइम का मतलब ये है कि एक ही टाइम तो हर एक नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × 1 यानी कि ये तो 5 ही रहेगा। अगर इसी 5 की पावर 2 हो जाए तो उसका मतलब होता है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई होना है और जो भी आंसर आता है, जैसे कि यहाँ 25 आया तो ये 25 वैल्यू है इसकी 5 की पावर 2 की या 5 के स्क्वायर की। मान लीजिए 5 की पावर 3 हो जिसको हम 5 क्यूब भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 को मल्टीप्लाई होना है 3 टाइम्स। तो 5 × 5 25, 25 × 5 125, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए 5 की वैल्यू 4 होनी हो, यानी कि 5 की पावर अगर 4 होनी हो तो 5 को 4 बार गुना होना होगा। 5 × 5 × 5 × 5, देखिए 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625। इस तरह से ये जो है आगे सीरीज चलती चली जाएगी। तो ये तो है हमारी 0 की वैल्यू की। हमने देखा कि अगर किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाता है। उसके बाद हमने देखा 1 हो तो एक बार मल्टीप्लाई, 2 हो तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 हो तो 3 बार, 4 हो तो 4 बार मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव वैल्यूज़ पे। मान लीजिए अगर किसी बेस की पावर अगर माइनस में हो तो फिर क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर मुझे कोई ये बोल दे कि 5⁻⁻1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये है कि ये जो 5 है, ये जो बेस है हमारा, ये एक्चुअल में 1/5 की पावर +1 है। ये जो है 1/5 की पावर +1 है। अब ये आया कैसे, इसको देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर मैं सिर्फ बेस ले लूँ तो ये जो 5 है ये अपने आप में क्या है, 5/1 है,
क्योंकि हमको मालूम है हर नंबर जो है वो अपने आप में 1 से डिवाइडेड होता है। अब इसकी पावर वो हमको क्या बोल रहे हैं, -1। तो -1 जब आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को उल्टा कर दिया गया है। ये जो 1 है जो डिनोमिनेटर है उसको बना दिया है न्यूमरेटर, और 5 को जो है बना दिया गया है डिनोमिनेटर, और इसकी पावर को अब कर दिया गया है प्लस। क्लियर? ये होता है इस माइनस पावर का मतलब, कि अगर किसी की पावर माइनस में दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये जो बेस है, ये डिवीजन में आना है और फिर इसकी पावर जो है प्लस हो जाएगी। तो एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसी 5 की पावर -3 अगर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 5 के नीचे 1 तो था ही। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव रूप में लेना है, देखिए किसी की पावर को नेगेटिव में हम कैसे सोल्व करेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर 5 की पावर +3 होती तब तो मुझे समझ में आता है कि 5 को 3 गुना आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर माइनस में है तो मैं कैसे करूँगा। इसका मतलब ये है कि इस 5 की 3 गुना जो है वो डिवाइड होगी। मल्टीप्लाई का उल्टा तो डिवीजन ही होता है ना। अगर +3 का मतलब ये है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई होना है, तो -3 का मतलब तो ये होगा कि इसको जो है फिर डिवाइड होना पड़ेगा। तो देखिए अगर 5 डिवाइडेड बाई 1 तो ये है ही, अगर इसकी पावर -3 है तो इसका मतलब ये है कि इस 5/1 को 1/5 लिखिए, पहली बात तो ये। और अब इसको 3 बार गुना करिए, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स को तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ आ गया 1। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। क्लियर? अब 125 वैल्यू है इसका 5⁻³ का। और अगर आप ये जानना चाहें कि ये जो नंबर आया हुआ है 125, इसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म क्या होगी, तो वही तरीका है जैसे हमने यहाँ किया था। 125 के पहले फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास 3 फैक्टर आ गए 5 के, तो हम लिखना ये पड़ेगा कि 5⁻³ लिखना हमको इसी तरह से पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसको और डिटेल में भी हम करेंगे। तो देखिए मेकिंग पावर पॉजिटिव, अगर किसी नंबर की पावर हमको नेगेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव करने का क्या मेथड है, उसको पॉजिटिव करने का मेथड बड़ा सीधा सा यही है कि जैसे ये है फॉर एग्जांपल 7⁻³ तो 7⁻³ का मतलब ये है कि ये जो 7 है ये अपने आप में 7/1 है और इसकी पावर हमको दे रखी है -3। तो अगले स्टेप में हम कर देंगे ये कि इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1/7 कर देंगे और इसकी पावर +3 यहाँ दे देंगे। तो अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें यही करना पड़ेगा, 1/7 को हमें 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहता है, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 ये आ जाता है 343। तो अगर इस नंबर की वैल्यू आप जानना चाहोगे तो वो हमारी ये आती है 1/343। ये होता है किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका, कि उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए और नीचे पावर उसकी फिर प्लस कर दीजिए। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फ्रेंड्स कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जो हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इनको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फार्मूलाज होते हैं ये बेसिकली हमारी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के पर्पज से बनाए हुए होते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये बोलूँ कि 5⁻²59 और मल्टीप्लाई बाय 5⁻21, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, आंसर तो हमें निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो हमको कुछ ऐसे रूल्स दिए हुए हैं जो हमारी इन कैलकुलेशन को इजी बना देते हैं। अगर वो रूल्स ना हो तो देखो इस 5 को मुझे मल्टीप्लाई कितने बार करना पड़ेगा, 259 बार। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? और 5 को मुझे फिर यहाँ भी
21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका तरीका हमें जो है कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को देखूंगा तो एक रूल है ये कि अगर बेसिस सेम हो तो ऊपर की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो एक बेस ले लेंगे और ऊपर की जो पावर्स हैं जैसे 259 और ये 21 है, ये दोनों की दोनों ऐड हो जाती हैं। तो आंसर जो है 5⁻² हो जाएगा। इस तरह से हम जो है कुछ फार्मूला हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 जो है यहाँ समझाता हुआ चलूँगा और हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। फिर जैसे लॉ नंबर 1 है, सबसे पहले तो हम इन लॉज को ना फ्रेंड्स दो कैटेगरीज के अंदर बांट लेते हैं। एक तो लॉज उनके लिए जब बेसिस सेम हो और लॉज कुछ उनके लिए हैं जब बेसिस सेम ना हो। तो जब बेसिस सेम हो तो देखिए उसके अंदर फर्स्ट लॉ क्या है, जब बेस ए हो ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यहाँ हो ये रहा है कि एक बेस मेरा a है और दूसरा बेस भी मेरा a है, यानी कि बेसिस दोनों सेम हैं और उनकी पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हम कर ये सकते हैं कि बेस ले लिया एक और इन दोनों पावर्स को जो है वो ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरीके से सोल्व करूं और इस तरीके से सोल्व करूं तो आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेक a इज इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू जो है आप 5 लीजिए और m की वैल्यू आप यहाँ 3 रखो और n की वैल्यू आप 2 रखो। यानी कि अगर मैं 5 लूँ बेस मल्टीप्लाइड बाय, फिर से 5 लेना होगा, तो यहाँ m की वैल्यू है मेरी 3 और n की वैल्यू है मेरी 2 इज इक्वल टू a ही मेरा बेस है तो 5 ही लूँगा, ब्रैकेट m प्लस n, तो m था मेरा 3 और प्लस और n है मेरा 2। तो देखिए अगर इसको मैं करूँगा तो 5⁻³ प्लस 2 क्या आ गया 5। और यहाँ तो हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 5⁻³ है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये बीच में मल्टीप्लीकेशन 5⁻² तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 5 इंटू 5 ही लिखूँगा। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन तो ऐसे हुआ और इसका कैसे होगा, इसका भी ऐसे ही होगा। 5⁻5 है तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देख लीजिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 ये आता है 3125। ऐसे ही 5 टाइम्स जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 भी यहाँ भी आएगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो लॉ है ये बिल्कुल सही बनाया हुआ है कि अगर मेरे पास दो बेसिस दे रखे हैं और दोनों बेसिस सेम हो, यानी कि सेम ही नंबर की अलग अलग पावर्स दे रखी हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों, तो हम सीधा पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये था हमारा लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 2 की देखिए, अगर हमारे बेसिस सेम हो और पावर्स अलग अलग हों और ये दोनों जो हैं बेसिस एक दूसरे के डिवीजन में हों, तो होता ये है कि क्योंकि बेसिस सेम है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। m में से हम n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए एग्जाम्पल में हम कैसे, मान लीजिए यहाँ a की जगह मुझे 5 लेना हो और बोला है m की जगह आपको लेना है 4, मान लीजिए 4 है, ठीक है लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a तो हमारा 5 है और n जो है उसकी पावर है 1 इज इक्वल टू a जो है हमारा 5 है और m माइनस n, तो m है 4 और माइनस और n है मेरा 1। तो अब देखिए इधर इधर देखेंगे तो 5⁻4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो यानी कि ये तो बन गया 5⁻3। और इधर देखिए, इधर तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लेते हैं 5⁻4 का क्या मतलब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। डिवीजन का साइन है तो डिवाइड करेंगे 5⁻1, यानी कि 5 को एक ही बार लिखना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए ये 5 इससे कट गया, तो ऊपर ऊपर क्या आया 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इज इक्वल टू 5⁻3 को हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, वही आएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5
125। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी दोनों जगह सेम वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये जो लो है ये भी बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है। और लो ये है फ्रेंड्स कि जब दो बेसिस सेम हो और पावर अलग हमको दे रखी हो और डिवाइड हो रहे हो ये दोनों, तो हम क्या करते हैं, सीधा बस पावर्स को जो है आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिस तो सेम है। हम यहाँ 4 है तो ऊपर 4 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे, तो एक तो कट ही जाएगा इसमें से, हम सीधा माइनस ही कर देते हैं। यहाँ 5⁻³ आ जाएगा, 5⁻³ को मल्टीप्लाई करके देख लो, ये जो कटिंग वाला स्टेप है ये इसमें हमारा कम हो जाता है। इन फार्मूला होगा, बस इतना ही फायदा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 के अंदर हमको बता रखा है कि अगर एक बेस की पावर m हो और उसकी भी होल पावर अगर n भी दे दी, तो हम क्या करते हैं, इस बेस की ये जो पावर्स हैं दोनों, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो वही आंसर यहाँ आएगा और वही आंसर यहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल एक ही जगह अगर हमें 3 लेना हो, 3 ले लिया, तो और m की जगह 2 लेना हो, तो यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया ये, यानी कि 3 की पावर 2। अब इसकी भी होल पावर इसने हमको बोला है कि n जो है वो आप 3 लो, तो यानी कि यहाँ पे 3 लिखेंगे n की जगह। अब वो कह रहा है ये बराबर है किसके, कि बेस भी ले लो और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो m था हमारा 2 और n है हमारा 3, तो 2 इंटू 3 कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 3⁻² इंटू 3 मेरा आ गया 6, और इसको हमें सॉल्व भी करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास ये कहता है कि भाई तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको क्या करना होगा, हमको करना ये होगा 3⁻² है। तो बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3⁻² क्या होता है, 9, तो 9 है। अब 9 की पावर ये 3 है, तो यानी कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 ये करना होगा। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 9 होता है 81, 81 इंटू 9 कितना होगा, 729। क्लियर? यहाँ पर तो वैल्यू आ गई हमारी इस नंबर की ये। अब देखिए 3 की पावर है 6, तो देखो इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 आता है 729। तो यहाँ पर भी वैल्यूज जो है वो इक्वेशन में दोनों तरफ सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये जो लो हमारा बना हुआ है ये बिल्कुल सही बना हुआ है कि अगर कोई बेस दे रखा हो, उसकी पहले से ही पावर कोई दे रखी हो और उसकी भी सारे की पावर कोई दे दें, तो इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही हमारा जो है सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो 3 लो थे, ये जो फर्स्ट 3 लो थे, ये तो थे जब बेसिस सेम हो। ठीक है, अब हमारे लो आते हैं जब बेसिस सेम ना हो, बेसिस अलग हो, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देखिए लॉज बड़ा सिंपल है। मान लीजिए एक बेस हो a और दूसरा बेस हो b और उन दोनों की पावर हो m, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर लो पहले और उनकी एक कॉमन पावर यहाँ लगा दो, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर हमें a की वैल्यू 8 लेनी हो तो a की जगह 8 लेना हो और m की वैल्यू लेनी हो 2 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू लेनी हो हमको 2 और m जो है वो इसी में 2 है, इज इक्वल टू a इंटू बी। वो ये कह रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लो अपना, 8 इंटू 2 और इस सारे की पावर 1 m ले लो, यानी कि 2 ले लिया। तो अब देखो इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। 8 की पावर 2 है यानी कि 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व ही किया जाएगा, ये आएगा 16, 16 की पावर 2 आ गई। अब 16 की पावर 2 का मतलब है 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 जब हम करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 256। ये आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना बेशक, क्योंकि मैंने तो यहाँ साइड में कर रखी है, समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं सीधा यहाँ इस तरह से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। करके भी आप देख सकते हैं। देखिए 16 इंटू 16, 6 × 36,
3, 6 1 jar 6 and 3 9, 1 6 jar 6 and 1 1 jar 1। तो देखिए 6 9 and 6 15, कैरी 1 1 and 1 2, 256। तो 256 तो हमारा इस तरफ आ गया, और इस तरफ क्या आएगा देखिए 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 64 इंटू होता है 128, 128 इंटू 2 होता है वही हमारा 256। तो देखिए यहाँ पर भी ये वैल्यू जो है एक दूसरे के सेम आ गई। तो इसका मतलब ये लॉ बिल्कुल ठीक बना हुआ है, और लॉ ये कहता है कि दो बेसिस हों, दोनों बेसिस अगर अलग हों और उनकी पावर्स जो है वो सेम हों, तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनकी एक कॉमन पावर ले लेते हैं। अब अगर फ्रेंड यहाँ a इंटू बी और मान लीजिए एक बेस और हो c और उसकी पावर भी m हो, तो क्या करेंगे, तो भी हम यही कर देंगे a इंटू बी इंटू सी, और उनकी पावर क्योंकि सबकी सेम है तो एक कॉमन पावर ले लेंगे। तो ये था हमारा लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 5 देखिए, लॉ नंबर 5 जो है वो बड़ा ही सिंपल सा ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें बात नहीं है। एक हमारा बेस है a, एक हमारा बेस है b, क्योंकि ये लॉ हमारा है ही इस रिलेशन में कि जब बेसिस अलग हो, तो एक बेस है मेरा a, एक बेस है मेरा b, लेकिन दोनों की पावर जो है वो सेम है। तो ऐसे में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों बेसिस को आपस में डिवीजन में लेकर के और एक कॉमन पावर ले लेते हैं m। जैसे इससे पहले वाले में था, यहाँ डिवीजन में है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में थे, इतना ही फर्क है। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों को और एक कॉमन पावर m ले ली थी। यहाँ डिवीजन में है तो डिवाइड कर दिया और एक कॉमन पावर m ले ली। तो देखिए इसका एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं। a की वैल्यू अगर हमें 6 दे रखी हो तो a की जगह हमने 6 ले लिया, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू हमको 3 दे रखी है तो 3 ले ली, और m की वैल्यू दे जो है 4 दे रखी है तो 4 इसी की हो गई और 4 इसकी हो गई। क्लियर। अब देखिए इज इक्वल टू a बाय b, a है मेरा 6 और b है मेरा 3, और इसकी वैल्यू ये कह रहा है कि भाई एक कॉमन पावर ले लो m, यानी कि 4 यहाँ ले लो। तो अगर मैं दोनों तरफ सोल्व करूंगा तो देखिए क्या आंसर आएगा। 6 की पावर 4 है तो ऊपर 4 बार 6 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर अगर 4 है तो नीचे 4 बार ही 3 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। और अब देखिए इसको भी अगर मैं सोल्व करूं तो बोर्ड में से ये कहता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, ये आ गया 2, और 2 की पावर जो है हमारी आ गई क्या 4। आप इसको 2 लिखिए, चाहे आप इसको 2/1 लिख लीजिए, बात एक ही है। मैं 2/1 भी लिख के इसको करके दिखा देता हूँ, सेम ही होगा। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आपस में कट रहे हैं, काट दीजिए। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। ऊपर ऊपर देखिए 4 टाइम्स 2 है, तो यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई अब करूँगा तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो ये 1 हो गया। और इधर क्या आएगा, अगर ये 2/1 भी अगर मैं लूँ और इसकी पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की पावर भी 4 है और ये 1 की पावर भी 4 है। फ्रेंड्स इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई आपको रैशनल नंबर के रूप में कोई नंबर दे रखा है और उसकी एक कॉमन पावर दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर इसके न्यूमरेटर की भी है और ये पावर इसके डिनोमिनेटर की भी है। तो आप देख लीजिए 2 की पावर को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई 1 को मैं यह करूँगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। देख लो सिचुएशन यहीं पर जो थी वही आ गई यहाँ पर। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 16/1। यहाँ भी वही वैल्यू है और यहाँ पर भी वही वैल्यू है। तो इसका मतलब ये लॉ भी बिल्कुल परफेक्ट है, और लॉ यही है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि बेसिस हमारे अलग हैं लेकिन पावर सेम है और वो एक दूसरे के डिवीजन में है। तो रूल ये कहता है कि भाई ठीक है, इन नंबर्स को जो है आप आपस में डिवाइड कर लीजिए और पावर एक कॉमन दे दीजिए। पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसकी पावर हो जाएगी m। तो ये था हमारा लॉ नंबर 5। हमारा इसमें एक छोटा सा लॉ, बड़ा इजी सा लॉ ये है, लॉ नंबर 6।
जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है इसी वीडियो के अंदर, कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। मान लीजिए एक ही जगह कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 9 हो, और अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, क्योंकि देखिए पावर की जगह कोई ना कोई नंबर तो होना चाहिए ना। अगर मैं मान लीजिए कोई एक नंबर लिख देता हूँ 5, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि जिस भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब उसकी पावर 1 है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड तो है ही ना। 1 से मल्टीप्लाइड है, यानी कि एक बार तो ये अपने आप से मल्टीप्लाई है ही ना। तो एटलीस्ट इसकी पावर 1 तो है ही। तो लेकिन अगर किसी की पावर 1 भी ना होकर के 0 हो जाए तो उसका मतलब तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू ये है कि 9 जो है 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 0 टाइम का मतलब ये है कि 9 तो है ही नहीं। तो अगर 9 नहीं है तो ये जो आगे वाला मल्टीप्लाई होता है 1, ये सिर्फ वही है। तो ये सिर्फ 1 जो है वो इसकी वैल्यू है। 9 की जगह कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर हो सकता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद आपका इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी नंबर जो है वो इस रूप में दिया हुआ हो सकता है, वो आपको पूछ सकते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इसको पावर नोटेशन के रूप में लिखिए। पावर नोटेशन के रूप में लिखने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000। 30,000 का मतलब क्या ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, तो 4 बार 10 को मल्टीप्लाई किया होगा तभी आया होगा। तो क्या ये ऐसे है 3 इंटू 10⁻⁴ में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10⁻⁴ का मतलब ही ये होता है कि 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और वो जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाइड है 3 से। तो 3 इंटू 10⁻⁴ जब हम 4 कर लेंगे और अगर इसको हम सोल्व करेंगे इस तरीके से तो आंसर हमारा यही आएगा। बस ये होता है पावर नोटेशन में लिख देना या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, एक ही बात है। उसके बाद अगर कोई नंबर हमको डेसिमल फॉर्म में दे रखा हो, डेसिमल फॉर्म में जैसे ये दे रखा है 0.0003, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो देखिए मैं इसका डेसिमल हटाना चाहूँगा। डेसिमल हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तरीका ये होता है कि डेसिमल की जगह लग जाता है बेटा 1, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हों, जैसे इसमें 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 4 जीरो आप लगा दीजिए, और ऊपर जो हमारा ये 3 बचा हुआ है ये एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर? ये तो हुआ डेसिमल हटाने की बात। अब है इसको पावर नोटेशन के रूप में लिखना। तो पावर नोटेशन के रूप में लिखने के लिए फ्रेंड, इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी नेगेटिव पावर को जब हम पॉजिटिव करते हैं तो उसको हम इन्वर्स करके और नीचे जो है पावर के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको करना चाहूँगा सॉल्व तो कैसे करूँगा? 3 तो ऊपर एज इट इज़ है ही, ये जो नीचे 10,000 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना। तो अब ये जो 3 है ये सबके ऊपर है, यानी कि ये अपने आप में इस तरह से है 3 इंटू 10, और फिर से जो है ये इंटू में 10 इंटू में 10 और इंटू में 10, इस तरह से है ये। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने लिख दिया 3/10⁻⁴। अब अगर मुझे इस पावर को ऊपर लेके आना हो फ्रेंड, तो ये हो जाएगी बेटा 3 इंटू 10⁻⁻⁴। बस ये हमारा आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इस नंबर को हमने पावर नोटेशन में लिख दिया या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है। कहीं पर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ पाएंगे, कहीं आप ये लिखा पाएंगे कि इसको पावर नोटेशन में लिखिए। उनका मतलब यही है कि इनको पावर्स के रूप में लिख दो।
तो फ्रेंड ये था हमारा जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, और मैं आपको एक छोटा सा चार्ट जो है मैंने आपको काफ़ी थोड़ा सा मेहनत करके बनाया है, आप वो चार्ट देख लीजिए, एक क्विक रिवीजन जो है आपके लिए हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल पावर्स के सारे लॉज जो हैं वो एक चार्ट के रूप में लिख दिए हैं। मैंने सारे लॉज को 2 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। कैटेगरी यही थी, अगर बेसिस सेम हो तो हम क्या रूल लगाएं, अगर बेसिस सेम ना हो तो हम क्या रूल लगाएं। देखिए बेसिस सेम हो, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, बेसिस सेम हो और पावर अलग हो तो पावर को एडिशन हो जाता है उनका, और एक बेस हम ले लेते हैं। सेकंड लॉ में क्या था, बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या कर लेते हैं, बेस को लिया और उनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। तीसरा लॉ क्या था कि बेस एक हो, उसकी कोई पावर हो और उसकी भी फिर होल कोई और पावर हो, तो ऐसे केस में हम बेस को लेते हैं और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो अब दूसरी कैटेगरी है जब बेसिस सेम ना हो। बेसिस सेम ना हो तो भी बड़ा सिंपल है। देखिए एक बेस मान लीजिए a है और एक बेस मान लीजिए b है, दोनों की पावर अगर सेम है, जैसे m और m यहाँ दोनों में m है, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को सीधा मल्टीप्लाई किया और उनकी एक पावर ले ली m। दूसरा लॉ ये है कि एक बेस a है एक बेस b है और दोनों की पावर भी सेम है, लेकिन इस बार ये मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइड हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको आपस में आप पहले डिवाइड कर लो और उनकी फिर एक कॉमन पावर m ले लो, सॉल्यूशन आपका बिल्कुल सेम आएगा। और लास्ट लॉ इसमें यही है कि कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है और उसकी पावर अगर 1 है तो बस उसकी वैल्यू जो है वो उठा करके हमें 1 पुट कर देनी है, इसमें कोई कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है। उसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था कन्वर्टिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट टू पॉजिटिव, कि अगर किसी की पावर माइनस में दे रखी हो तो उसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, हर एक नंबर जो है 1 से डिवाइडेड होता है, तो इसको हम 10/1 लिख सकते हैं। तो जब अगर मुझे ये -3 +3 में बदलना होगा तो मैं इसको ये करूँगा कि डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दूंगा और न्यूमरेटर को नीचे लिख दूंगा, और यहाँ जो ये जो पावर थी 10 की -3 हो जाएगी +3। तो +3 का मतलब ये है कि 1/10 × 10 × 10, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 1/1000। ये हमारा जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप इस नंबर को पावर नोटेशन में लिख दीजिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ 3 जो है वो मल्टीप्लाइड है 10 की पावर 4 से, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है अगर डेसिमल का कोई हो तो सबसे पहले आप उसको डेसिमल हटा लीजिए और जो नीचे वाला ये जो हमारी नंबर्स आ गई हैं इनको आप 10 की पावर के रूप में लिख लीजिए। यही हमारा इसका किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फ्रेंड ये चार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आप इसको चाहो तो एज इट इज़ जो है अपनी कॉपी में जो है आप इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ये बहुत यूजफुल रहेगा। मान लीजिए चैप्टर का टेस्ट है तो फटाक से 5 मिनट लगते हैं, सारे लॉज एक ही जगह लिखे हुए हों तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर कर लीजिए, क्लासमेट्स में शेयर कर लीजिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 8th क्लास का कंप्लीट मैथ आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।